Hello everyone, this is Imran. Welcome to the channel उस्मानी क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम पढ़ रहे हैं पैट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट करा रही है, एक टॉपिक जो उसमें दे रखा आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। कल हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था सुभाष चंद्र बोस का, बाकी आज़ाद हिंद फौज के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का जो ये हमारा सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या है, इसका डिटेल डिस्कशन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि जब नई वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये? कटक उड़ीसा में। ठीक है, कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को, एक बार देख लेना, 1897। ठीक है, कटक उड़ीसा। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस, जो कि पेशे से एक वकील थे, और उनको अंग्रेज़ों ने, ये बहुत ही लॉयल थे अंग्रेज़ों के प्रति, मतलब अपनी जॉब के प्रति, जो भी वो जॉब करते थे अंग्रेज़ों के प्रति, और अंग्रेज़ों ने उनको राय बहादुर की उपाधि दी हुई थी। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज उनको देते थे जो उनके लॉयल होते थे, वफादार होते थे। माता का नाम प्रभावती, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बारी। तो प्रभावती इनकी माता का नाम था, जानकीनाथ बोस इनके पिताजी का नाम था, और वो पेशे से वकील थे। राय बहादुर की उपाधि उनको मिली हुई थी, अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, बीए की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। ठीक है, ये परीक्षा ऐसे करके लिख लेना, परीक्षा उत्तीर्ण की। और ये कहाँ से उत्तीर्ण की? इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से, हालांकि इन्होंने और भी जगह से पढ़ाई की। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय बीए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की है। 1920 में फिर इनके पिताजी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया, लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए, मतलब सिविल सर्विस की पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। उस टाइम जो परीक्षा होती थी इंडियन सिविल सर्विस की, वो ब्रिटेन में हुआ करती थी, मतलब भारत के बाहर। 1923 में इंडियन सिविल सर्विस भारत में होने लगी। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे भारतीयों ने जो है इंडियन सिविल सर्विस में भाग लेना शुरू कर दिया। उससे पहले सिर्फ केवल अंग्रेजी सिविल सेवा में भाग लेते थे। जितने भी बड़े अधिकारी के पद पर, जो पुलिस सेवा में बड़े अधिकारी होते थे, आज की जो इंडियन सिविल सर्विस है, ठीक है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है आईएएस के एग्ज़ाम, तो वो वाली ये परीक्षा थी। इंडियन सिविल सर्विस के लिए इनका चयन हो जाता है 1920 में। ठीक है, 3rd 4th रैंक आ जाती है इनकी, और उसके बाद 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, हालांकि इनके 1-2 फेज़ और बचे हुए थे, बीच में वो इस्तीफा दे के यानी कि छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और क्यों दिया? वजह क्या थी? असहयोग आंदोलन में भाग लेने की। ठीक है, असहयोग आंदोलन मतलब भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इस्तीफा दे दिया और लंदन से वापस आ गए। उसके बाद वो यहाँ आके गांधी जी से मिले। गांधी जी बहुत ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति उस टाइम हुए थे। 1915 में यहाँ आए थे। उनके बाद चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद उन्होंने सत्याग्रह किए। उसके बाद रोलर एक्ट, और फिर असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था 1920 में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, उसके बाद 1920 में जब गांधी जी से ये मिले, गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई, भारत आके, और उसी टाइम CR दास, चित्तरंजन दास से भी इनकी मुलाकात होती है। देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ये बात हमने कर ली थी पिछली वीडियोस में जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राजनीतिक गुरु अपना इन्होंने CR दास, चित्तरंजन दास को बनाया, गांधी जी को नहीं बनाया। गांधी जी से भी मिले वो, CR दास से भी मिले, लेकिन ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो CR दास से हुए, इसलिए उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा कब पास की थी? 1920 में। कब इस्तीफा दे दिया था? 1921 में। जन्म हुआ था इनका 1897, 23 जनवरी 1897 में, कटक उड़ीसा। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और पेशे से वकील थे। राय बहादुर की इनको उपाधि हुई थी। राजनीतिक गुरु CR दास सुभाष चंद्र बोस के होते हैं। 1923 में फिर क्या होता है? वो कलकत्ता के मेयर, जब वो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, पॉलिटिकल पार्टी में इन्फ्लुएंस हुआ उनका। ठीक है, कलकत्ता के लोगों ने उनको, फिर क्या हुआ? कलकत्ता के मेयर बने। ये क्वेश्चन भी अगर चाहे पूछ सकता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। कलकत्ता के मेयर बने 1923 में। ठीक है, उसके बाद फिर 1924 में वो मांडले जेल चले गए। मांडले जेल क्यों भेज दिया अंग्रेजों ने उनको? मांडले जेल बर्मा में, जहाँ की बाल गंगाधर तिलक को भी भेजा था। ठीक है, 1907 के अधिवेशन के बाद, जब गरम दल नरम दल में
बटी थी। उसके बाद की बात करें तो मांडले जेल इनको भेज दिया जाता है स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ जो भी भाग ले रहा था बस उनको जेल में भेज दिया जाता था। और वो मांडले जेल भारत से बाहर थी, ठीक है, बर्मा में थी जो म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। तो मांडले जेल 1924 और उसके बाद फिर वो 1927 3 साल के बाद आए। 1927 में फिर से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 1938 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा सुभाष चंद्र बोस। देखो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके बारे में एक एक बात जानना। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1938 में, ठीक है, चुने गए। और उसके बाद 1939 में फिर से दोबारा से चुनाव हुआ और फिर से वो त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को अपनी तरफ से खड़ा किया था और वो हार जाते हैं। गांधी जी ने खड़ा किया था और वो हार जाते हैं, तो गांधी जी इस बात से बड़े नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस भी इस बात से नाराज हो जाते हैं कि अब मैं अपने आप तो नहीं चुना गया, लोगों ने मुझको चुना है। और फिर नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा दे देने के बाद वो कांग्रेस ही छोड़ देते हैं। 1939 में उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में भी भाग लिया था और वो अध्यक्ष बनने के लिए चुने भी गए थे। और उसके बाद फिर चुनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कौन से वाले अधिवेशन में, हरिपुरा और उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन में भी चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ही छोड़ दी और फिर उन्होंने अपनी ही पार्टी बना दी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। हाँ, इस बात को जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, या सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो पार्टी बनाई थी उसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक इसका आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, BLOC है यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद अब यहाँ पे एक बात सुनो जरा, एक तो कांग्रेस ऑलरेडी ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों को परेशान कर ही रही थी, ऊपर से अब देखो जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, देखो लोगों ने कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना इनको चुना था, ठीक है, तो सपोर्ट पूरा सुभाष चंद्र बोस की तरफ था। अब गांधी जी ने गांधी जी की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक, तो जो लोग इनकी सपोर्ट में थे वो इधर की तरफ आ गए फॉरवर्ड ब्लॉक में। और जब फॉरवर्ड ब्लॉक में उन्होंने अपना सपोर्ट शुरू किया तो फिर अंग्रेजों को लगा एक और पार्टी बनने लगी है, इससे तो हमारा बिल्कुल दमन हो जाएगा। फिर अंग्रेजों ने उनको घर में ही नज़रबंद कर दिया। दिसंबर 1940 में उन्होंने नज़रबंद कर दिया, एक महीना भी नहीं रुक पाए वो। फिर 18 जनवरी 1941 को वेश बदलकर पेशावर चले गए। पेशावर काबुल होते हुए फिर चले जाते हैं वो। आगे देखते हैं, भगत राम तलवार की मदद से उन्होंने ऑरलैंडो मोजेस्टा के नाम से, ये इस व्यक्ति के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और प्लेन से कहाँ चले जाते हैं सीधा, फिर ये मॉस्को चले जाते हैं जो कि रसिया की कैपिटल है, रूस की कैपिटल है, ठीक है। मॉस्को जाने के बाद फिर वो जर्मनी बर्लिन चले जाते हैं। जरा ये बात देख लेना, पेशावर चले गए, पेशावर काबुल होते हुए फिर वो एक नकली पासपोर्ट किस नाम से बनवाया था, ऑरलैंडो मोजेस्टा। एक बार देख लेना बस, इसको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने बताया जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं उसको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार बस देख लेना उसको। इटालियन फर्जी पासपोर्ट बनवाया उन्होंने और मॉस्को चले गए, ठीक है, और उनकी मदद की थी भगत राम तलवार ने। और पेशावर चले गए थे पहले अपने घर से भेष बदल के, उसके बाद फिर वो भगत राम की मदद से ऑरलैंडो मोजेस्टा बन के मॉस्को चले जाते हैं। मॉस्को कहाँ है, रशिया की कैपिटल है, ठीक है। आगे बात करते हैं जर्मनी, उसके बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं वो जर्मनी में वो मिलते हैं हिटलर। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन पहुँचते हैं। बर्लिन में इन्होंने, ठीक है, ये बर्लिन है, ठीक है, बर्लिन में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। अब देखो हिटलर उस टाइम का बहुत बड़ा तानाशाह, एक बहुत बड़ा नाम जर्मनी के इतिहास में रहा है ना। सुभाष चंद्र बोस ने उनसे मुलाकात की, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। अब देखो सुभाष चंद्र बोस भी तो एक बहुत बड़े लीडर भारत की तरफ से आए थे और उन्होंने सिविल सेवा भी, अब देखो इतने बेकार तो थे नहीं वो, सिविल सेवा पास की उन्होंने 1 साल में तैयारी करने के बाद और सिविल सेवा में टॉप कर दिया उन्होंने जाके, है ना। तो एक अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन सुभाष चंद्र बोस रहे उस टाइम, ठीक है। तो अब उन्होंने हिटलर से बोला कि मुझे जो बर्लिन रेडियो है उससे संबोधित करने दीजिए, परमिशन लेने के बाद। और ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भाषणबाजी की और फिर हिटलर उनसे खुश हुआ, क्योंकि हिटलर तो उन्हीं के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने वाला था,
ठीक है। और उसके बाद फिर वो बर्लिन में हिटलर से मिले और उसने उसको नाम से संबोधित किया, नेताजी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेताजी के नाम से किसने संबोधित किया? हिटलर और जर्मनी की जो जनता थी, बर्लिन की जो जनता थी, नेताजी के नाम से उनको संबोधित किया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बर्लिन में यानी कि जर्मनी में नेताजी के नाम से हिटलर ने उनको संबोधित किया, सुभाष चंद्र बोस को। और उसके बाद फिर उन्होंने वहीं पे मुक्ति सेना बनाई, जो कि हिटलर ने अपने भारतीय सैनिकों को कब्जे में कर रखा था। और फिर आज़ाद हिंद संघ भी बनाया। मुक्ति सेना का जो कार्यालय मुख्यालय बनाया वो ड्रेसडन से बनाया। और फिर उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की भी वहाँ पे स्थापना की बर्लिन में। उसके बाद फिर बर्लिन में हिटलर ने उनको अपनी तरफ से लड़ने के लिए कहा। फिर वो पनडुब्बी की सहायता से, मतलब पनडुब्बी से सिंगापुर, और सिंगापुर से होते हुए जापान, टोक्यो, और वहाँ पे टोक्यो रेडियो से संबोधित किया भारतीयों को। और जब संबोधित किया तो फिर रासबिहारी बोस ने उनसे प्रसन्न होकर आज़ाद हिंद फौज की कमान उनके हाथ में सौंप दी। अब वो सुप्रीम कमांडर बन गए। वो हमने कल की वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन देख लिया था, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो इन्होंने नारे दिए 3 इंपॉर्टेंट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक नारा दिया था उन्होंने जय हिंद, और एक नारा दिया था दिल्ली चलो का, ठीक है। 1944 18 मार्च को जब उन्होंने इम्फाल और कोहिमा को और इम्फाल को कॉमनवेल्थ सेनाओं से मुक्त कराया था, जीता था, तब उन्होंने नारा दिया था जय हिंद का। और उसके बाद फिर उन्होंने, अब उनका टारगेट था दिल्ली चलो। तो 3 इंपॉर्टेंट नारे ये देख के चले जाना, जय हिंद और दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर इसके बाद इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देख लेना। इनकी किताबें द इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी खुद की आत्मकथा है, जीवनी है, द इंडियन स्ट्रगल, और दूसरी कहानी है एन इंडियन पिलग्रिम, ठीक है। तो 2 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम। 2 देखना जरा, इंडियन नहीं है दोनों में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो द इंडियन स्ट्रगल मतलब संघर्ष, और एन इंडियन पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री। एन इंडियन पिलग्रिम एक कहानी, एक किताब थी इनकी, द इंडियन स्ट्रगल। याद रहेंगी ये सारी चीज़ें, द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम, 2 किताबें इन्होंने लिखी। और फिर 18 अगस्त 1945 को ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक प्लेन क्रैश में 3rd डिग्री बर्न से, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश से। ऐसा कुछ प्रमाणित तो हुआ नहीं था। उसके लिए उन्होंने फिर कमेटी बनाई गई, आयोग बनाए गए, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई नहीं हुई, किस तरह से हुई, क्या हुई, 2-3 आयोग बने, ठीक है। ये भी देख लेना, शाहनवाज आयोग के नाम से 1956 में, और उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। फिर दूसरा बनाया खोसला आयोग, और उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तीसरा आयोग बनता है मनोज मुखर्जी के नाम से, मनोज मुखर्जी आयोग। अब देखो जरा, उस आयोग की जो अध्यक्षता कर रहा होता है उसी के नाम पे ही वो आयोग हो जाता है। तो ये सब अध्यक्षता कर रहे थे, उस आयोग के जो चीफ थे वो सब यही थे। शाहनवाज आयोग में शाहनवाज ने अध्यक्षता की थी, खोसला आयोग में इन्होंने, और मनोज मुखर्जी उन्होंने अध्यक्षता की थी। 1956, 1970 और 1999 में उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी 1956, 70 और 1999 में 3 आयोग बनाए गए। किस लिए? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का पता लगाने के लिए, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई नहीं हुई, क्या हुआ था, ठीक है, ये पता लगाने के लिए। फिर भी ऐसा दिया गया है 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो जाती है एक प्लेन क्रैश में, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो है हमारे पास वो ये है, अब देखो जब सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज की कमान दी रासबिहारी बोस ने, तो उस टाइम इन्होंने बहुत लोगों को इकट्ठा किया। और ह्यूज टॉय जो कि एक ब्रिटिश, ह्यूज टॉय, ये बात जरूर देख के चले जाना, ह्यूज टॉय एक ब्रिटिश सेना पर एक कमांडर भी था और ऊपर से वो राइटर भी था। इसने अपनी किताब लिखी थी 1959 द हिस्ट्री ऑफ द आर्मी, और उसने इस आज़ाद हिंद फौज को नाम दिया था द स्प्रिंग टाइगर। आज़ाद हिंद फौज को नाम किसने दिया था? तो ये बात देख लेना जरा, ह्यूज टॉय ने आज़ाद हिंद फौज को द स्प्रिंग टाइगर नाम दिया, और लिखा किसमें था? अपनी किताब 1959 द हिस्ट्री ऑफ द आर्मी। अच्छा, दूसरा पीटर फे जो कि एक अमेरिकन राइटर था, उसने अपनी किताब में 1993 हिस्ट्री में एक इसको नाम दिया था फॉरगेटन आर्मी। आज़ाद हिंद फौज को 2 नाम दिए गए ब्रिटिश लेखकों द्वारा, जिसमें से एक था ह्यूज टॉय जो कि ब्रिटिश लेखक था, और एक पीटर फे जो कि अमेरिकन राइटर था। इसकी किताब थी 1959 द हिस्ट्री ऑफ द आर्मी, और उसकी किताब थी 1993 हिस्ट्री, ठीक है, 1993 हिस्ट्री। और उन्होंने पीटर ह्यूज टॉय ने की अगर हम बात करें तो
इन्होंने नाम दिया था द स्प्रिंग टाइगर, और पीटर फे की अगर हम बात करें तो द फॉरगॉटन आर्मी इन्होंने नाम दिया था आज़ाद हिंद फौज को। देख के चले जाना इसको, ठीक है। तो इतनी बात थी। राजनीतिक गुरु इनके CR दास थे, देखते चले जाना। ICS के लिए चयन हुआ था 1920 में। 1921 में इन्होंने इस्तीफा दिया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद राजनीतिक गुरु बनाया अपना CR दास को। गांधी जी से वो इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, इसलिए उनको अपना गुरु नहीं बनाया, ठीक है। जबकि उस टाइम के जो मेन लीडर थे वो गांधी जी हुए थे। ह्यूज टॉय ने द स्प्रिंग टाइगर और 1959 द हिस्ट्री ऑफ द आर्मी ये उन्होंने किताब लिखी थी, और पीटर फे ने किताब ली द फॉरगॉटन आर्मी 1993 हिस्ट्री, ठीक है। ये इनकी किताब थी। दिल्ली चलो 3 इंपॉर्टेंट नारे दिए थे, ये जरा देख के चले जाना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का और दिल्ली चलो का नारा, ठीक है। तो ये 18 मार्च 1900 चाहो तो यहाँ लिख लेना 44, ठीक है। कोहिमा और इम्फाल पे जब उन्होंने आक्रमण किया था कॉमनवेल्थ सेना से, तब इन्होंने नारा दिया था जय हिंद का और दिल्ली चलो का नारा, ठीक है भैया। ये बात देख लेना इतनी, ठीक है। आसान सी। और 2 किताबें इनकी, द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम, इनकी 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात देख के चले जाना। हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने जीत भी गए थे लेकिन इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्होंने अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अलग ही पार्टी बना ली, ठीक है। ये 3 4 5 इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, इनको हम देख के चले जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये एक टॉपिक दिया हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। तो आज के लिए इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की, पढ़ने की, और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल एकदम में चार्ट बना के, और इसमें ना थ्योरी नहीं, इसको जब एक बार देखोगे ना चार्ट को, तो पूरा एकदम से पूरी स्टोरी एकदम दिमाग में आती चली जाएगी। एक बार जब इस चार्ट को देखोगे तुम रिवाइज करने के टाइम पे, रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। हाँ, इसमें एक बात और रह गई है, इसमें देखना जरा। समर गुहा की एक पुस्तक है नेताजी डेड और अलाइव, ये किताब किसने लिखी? समर गुहा। देखो बुक किताबें जरूर पूछ ली जाती, जरा जरूर देख लें। नेताजी डेड और अलाइव किसने लिखी थी? समर गुहा ने। और गांधी जी ने उसको इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा था, सुभाष चंद्र बोस को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेताजी डेड और अलाइव किताब किसने लिखी? या समर गुहा की किताब जो नेहरू जी के ऊपर लिखी गई वो कौन सी थी? तो वो थी डेड और अलाइव। और दूसरी बात, गांधी जी ने उनको क्या नाम दिया था? देशभक्तों का देशभक्त। या ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने बोला था? तो इसका आंसर होगा गांधी जी। 3 आयोग बने थे, शाहनवाज, खोसला और मुखर्जी के नाम से याद रख लेना, मनोज मुखर्जी के नाम से, ठीक है। 1956, 1970, 1999, ठीक है। तो 1-2 बार देख लेना बस, रिवीजन तो जरूरी है, एक बार में याद नहीं होती कोई सी भी चीज़, रिवीजन बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो 2-4 बार रिवीजन करोगे इसको तो देख लेना, ठीक है। बस स्ट्रक्चर ले लेना, ये वाला लो, मैं इस स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको तो अब तुम एक बार देखोगे तो बस इसको जब देखोगे ना पूरे स्ट्रक्चर को, तो सारी चीज़ें एकदम याद आती रहेंगी, ठीक है। तो ये कब जन्म हुआ था, पिताजी का नाम, माता का, और ICS की परीक्षा कब, राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में पूरा फिट हो जाता है, ठीक है। बाकी तो थ्योरी फैक्ट है, सारे नाम और ये सब चीज़ें तो फैक्ट ही हैं, गांधी जी ने नाम दिया तो इनको तो याद रखना ही पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा बार बार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।